नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में बात करेंगे सियासत की, उस सियासत की जो इस वक्त गरमाई हुई है, जो मौजूदा चुनाव को लेकर भी और आने वाले चुनाव को लेकर भी, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी और लोकसभा की तैयारियों के हिसाब से भी। खाकी पुलिस की पहचान होती है और खादी अक्सर नेताओं की पहचान से जोड़ दी जाती है। खादी का हमारे देश की आजादी में एक बड़ा योगदान रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खादी का जिक्र किया और कहा कि गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। कनॉट पैलेस में एक ही खादी स्टोर से एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय को लेकर भी बात की और कहा कि 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भी लगातार जब भी आदिवासियों की बात होती है, जनजातीय समुदायों की बात होती है, तो चुनाव से जोड़कर देख लिया जाता है। और ऐसे में जब छत्तीसगढ़ का चुनाव भी चल रहा हो, गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहां कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गांधी जयंती तो वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन मेरा युवा भारत पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। पीएम ने मेरा भारत युवा पोर्टल का जिक्र किया। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत, ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ खादी को खरीदने का और लोकल प्रोडक्ट को खरीदने का त्योहारों में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। और जैसा आपने देखा खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई, तो कब हुई? जब प्रधानमंत्री जी ने त्योहार के सीजन में कहा कि आप खादी खरीदें 2 अक्टूबर को, तो रिकॉर्ड सेल एक ही दिन में एक ही स्टोर से 1.25 करोड़ रुपए की। छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से निशाना साधा और कहा कि कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा है। वो छत्तीसगढ़ के विकास में किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं कर सकते। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को इसका नाम दिया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है। यह मैं विश्वास के साथ। छत्तीसगढ़ में ही जेपी नड्डा ने पुरजोर तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा और कहा कि जब हम सत्ता में आते हैं तो आपकी सेवा करने आते हैं। जेपी नड्डा ने भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को राज्य की सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, हर काम नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने यहां पर आप तक पहुंचाया है। लेकिन खैरागढ़ को सूखा किसने किया? खैरागढ़ को नुकसान में किसने डाला? खैरागढ़ की टूटी सड़कों के लिए जिम्मेवार कौन है? खैरागढ़ के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बेहाल है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? खैरागढ़ में जो स्कूलों का बुरा। तेलंगाना में भी चुनाव है और तेलंगाना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या आपको याद है कि तेलंगाना का गठन किसने किया? सोनिया गांधी ने किया। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन जो पार्टियां शासन कर रही है उसने सोनिया गांधी को धोखा दिया।
तेलंगाना के लोगों की इच्छा जो थी वो पूर्ति किसी ने किया, सोनिया गांधी ने की। लेकिन उनको किसी ने कौन धोखा दिया? जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं, जो पार्टी आज हुकूमत कर रही है, यही लोगों ने सोनिया गांधी को धोखा दिया। छत्तीसगढ़ के गठन को लेकर जेपी नड्डा कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नाम दिया। तेलंगाना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और सोनिया गांधी के बिना यह संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुद्वारा आलमबाग के गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश उत्सव में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख समाज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत काम किया है। श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सिख समाज ने योगदान दिया। देश और कोई भी भारतवासी कभी भी इसको नहीं भूल सकता। इसके अलावा अगर बात की जाए श्री राम जन्मभूमि और मंदिर को लेकर तो 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसको भी राजनीति में लगातार जोड़कर देखा जाता रहा है। श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सिख समाज का योगदान यह देश कोई भी भारतवासी कभी भूल नहीं सकता। मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 1858 की पुलिस की FIR के अनुसार निहंग सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करते हुए तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा ने निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के आशीर्वाद से चुने जाने के बाद हम आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि धर्म के नाम पर तेलंगाना में जो 4% आरक्षण है उसे रद्द कर हम SC/BC आरक्षण को बढ़ाएंगे। EBC आरक्षण का कार्यान्वयन करके इसके अंतर्गत आने वाले मुस्लिम, ईसाई और अलग अलग सामाजिक वर्ग की महिलाओं के साथ भी भाजपा न्याय करेगी। जो रिलीजियस के नाम पर जो रिजर्वेशन है तेलंगाना में 4%, उस रिजर्वेशन को रद्द करके तेलंगाना में जो SC, BC, ST रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। हम पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से सबको न्याय देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव के दौरान लगातार केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल पहले इसी तरह की बैठक में भूपेश बघेल और मैंने और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा था किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। हमने कहा भी था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, लेकिन आज हम राज्य के किसानों को 2640 रुपए प्रति क्विंटल दाम दे रहे हैं। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए हमने तो 2500 की बात करी थी, हमने 2600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2640 कर दिया। और आप बोलो भी ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मैं कौन हूं। आज उन्हें लगता है कि मैं उद्योगपति हूं। कौन सा उद्योग मेरे नाम से है बताएं। ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। जितना झूठ बोलना है 17 नवंबर तक बोल सकते हैं। लगातार मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। ये शिवराज सिंह कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कौन हूँ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूँ। कौन सा उद्योग है मेरा ये बताएं। कोई आपने फैक्ट्री इंडस्ट्री मेरे नाम की सुनी है? ये झूठ बोलने में ये बाज नहीं आएंगे। और जितना झूठ बोलना है ये झूठ बोल लें 17 तारीख तक, 15 तारीख तक। उसके बाद पता नहीं कितनी और इनकी झूठ की मशीन चलती रहेगी। ये शिवराज
तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भगवान राम से कांग्रेस को क्या तकलीफ है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत किया कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस पर बरस रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाए। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। भोपाल में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं और एक अच्छा हिंदू हूं। राम हमारे इष्ट देव हैं, हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। राम मंदिर के निर्माण के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का दान दिया और मैंने 1,11,000 रुपए का दान दिया। मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, अच्छा हिंदू हूं। राम हमारे इष्ट देव हैं, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है। और राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपक बावरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। बीजेपी हर पार्टी के लिए खतरा है, आज देश का लोकतंत्र भी खतरे में है। ये देश में जो प्रकार से, जो निर्लजता से भारतीय जनता पार्टी ये तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, जो बेशर्मी से वो पैसों का व्यवहार कर रही है, लेन देन कर रही है और जो प्रलोभनों जो दे रही हैं, तो निश्चित रूप से वो एक लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और जो है हर पार्टी के लिए खतरा है। और जो लोग उसके झुकते नहीं हैं उसको सीबीआई ईडी के धाक धमकी देना है। ये देश का पूरा लोकतंत्र जो है खतरे में हो और ये जो है आज डी.के. शिव कुमार जी ने जो कहा है वो सभी लोगों के लिए एक सिग्नल है, रेड सिग्नल। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में सिकंदरपुर डेरे में शिरकत करने के बाद शहर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे पहले सिरसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की जगह पहुंचे, उसके बाद नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे और वहां पर जो नौजवान थे उनसे मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनाज मंडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने आढ़तियों से, मजदूरों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। लगातार इस तरह के दौरे मुख्यमंत्री के चल रहे हैं और अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर तरह तरह के बयान भी निकलकर सामने आते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला उसका नाम सर साईनाथ के नाम पर रखने का ऐलान किया है और ये भी कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में उस मेडिकल कॉलेज का काम, निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री सिकंदरपुर पहुंचे, राधा स्वामी सत्संग स्थल पर पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया डेरा प्रमुख ने और मुख्यमंत्री ने उनका आशीर्वाद लिया और उनको भी स्टॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जेजेपी की तरफ से राजस्थान चुनाव को लेकर लगातार बहुत से दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान में एक जनसभा के दौरान, रैली के दौरान जेजेपी ने यह कहा था कि राजस्थान की सत्ता की चाबी भी जेजेपी के हाथ में होगी, जिस तरह से हरियाणा में रही है। अब एक बार फिर से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान चुनाव को लेकर दावा किया है और कहा है कि हम यहां पर 25 से 30 सीटें जीतेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट 30 से 31 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी और हमारा राजस्थान में टारगेट 25 से 30 सीटें जीतना है। इसके अलावा उन्होंने ईडी की छापेमारी जो राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के यहां पर हुई है उसको लेकर भी बयान दिया और कहा कि 13 महीने में 19 पेपर लीक होना छोटी बात नहीं है, जो चोरी करेगा उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और फिर वही दावा
कि राजस्थान और हरियाणा की सत्ता का ताला खोलने की चाबी जेजेपी के पास होगी। जेजेपी की चाबी सत्ता का ताला खोलने का काम करेगी। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के बाद सियासत और गरमाने लगी है। बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां हमलावर भी हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां एक तरफ नायब सिंह को उदय भान ने बधाई दी, तो साथ में ये भी कहा कि अब चाहे कितने ही परिवर्तन कर लें, डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होता, इंजन खराब है। आज जो ना खाली जुमलेबाजी से और ऐसे बदलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, आप लोगों के हितों के अनुरूप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आज क्यों प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे में धकेल दिया? क्यों सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स में जो है ना हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश माना जा रहा है? आज क्यों मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर बढ़ा है? ये जो मोहरे बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सही कह रहे थे कि भाई डब्बा बदलने से कोई फर्क पड़ता है। ओपी धनखड़ अब बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बन चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अब जो पद है वो नायब सिंह सैनी के पास है। अब ओपी धनखड़ ने पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी पार्टी में राजनीति जो होती है वो जातिवाद पर नहीं होती। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियां मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मजे लेकर चलना वो आपका आनंद है। लेकिन सेक्रेटरी का पद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अध्यक्षों का पद जो है प्रदेश स्तर पर होता है। मैं आभारी हूँ, मुझे वेंकैया जी ने जो है अपनी टीम में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से दीपक हुड्डा पर निशाना साधा। हरियाणा सरकार पर जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और ईडी को लेकर जो बात कही गई उसको लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हुए, लाल डायरी मिली। उन्होंने कहा कि विपक्ष बयानबाजी के बजाय कोई साक्ष्य या सबूत लाए, फिर ईडी की कार्रवाई न हो तो बात करें। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से नहीं, बात सबूतों से बने। हरियाणा में कोई चीज़ है, कोई साक्ष्य है तो दें, ईडी को दें, कोर्ट में जाए, कैसे जाए। राजस्थान के अंदर तो पेपर लीक 9 बार हुए हैं, उसके साक्ष्य दिए हैं, लाल डायरी पकड़ी गई है, भ्रष्टाचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, उसके साक्ष्य वहाँ गए हैं। और केंद्रीय एजेंसी में हरियाणा का कोई नेता कहता है कि हमने साक्ष्य दिए हैं तो बताएं, फिर कार्रवाई ना हो तो बताएं। ऐसे बयानबाजी करने से तो कोई बात बनती नहीं। उनके पास कोई सबूत है तो दें, जरूर कोर्ट में जाएं, एजेंसियों को दें। हरियाणा हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम और सीएम के चेहरे पर भी खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे जब उनकी सरकार बनी, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आपका सीएम फेस कौन है। ऐसे में जब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले 5 राज्यों में अपने सीएम के चेहरे घोषित करे और साथ ही साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ये भी तो डिक्लेयर करते हैं कि इनका कौन होगा। अभी राजस्थान 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताया ना इनका कौन सा इनका चेहरा है इन 5 प्रदेशों में। एक ही तो बता दें कोई भी। और यहाँ तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सब जनमानस को पता भी है। जनमानस को पता है, किसी से आम आदमी बताओगे वो भी बता देगा कि कौन चेहरा है, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताएं कि इनकी पार्टी में कौन चेहरा है। चेहरा तो रामविलास शर्मा का था जब चुनाव हुआ था 2014 में। चरखी दादरी में इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और कहा कि इनेलो की हरियाणा में सरकार बनने पर केंद्र और पंजाब सरकार पर दबाव बनाकर पानी लेकर आएंगे। प्रदेश का पानी रोका तो पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे।
अभय चौटाला ने कहा कि अगर हरियाणा का पानी रोका तो पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, कोई रास्ता रोकेगा तो दिल्ली का पानी भी बंद कर देंगे। हरियाणा की गठबंधन सरकार एसवाइएल का पानी नहीं लाएगी, मैं लिख कर देता हूं। अभय चौटाला एसवाइएल को लेकर लगातार पहले से ही कई बार तीखे बयान और बड़े बयान देते रहे हैं और इस बार तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर किसी ने एसवाइएल का पानी रोका तो हम पंजाब का रास्ता बंद कर देंगे। एसवाईएल का पानी ये सरकार नहीं ला सकती, ये मेरे से लिख करके ले लो आप। एसवाईएल का पानी आएगा जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और हम सरकार के गेटवे में अंगूठा अड़ा करके पानी लेंगे, केंद्र के भी और पंजाब के भी। अगर कोई हमारा पानी रोक सकता है। बीजेपी के 9 साल पूरे हुए हरियाणा में सरकार में, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने 9 बड़ी उपलब्धियां गिनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस सीएम के 9 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रही है। इस पर बीजेपी सांसद रोहतक से अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस 2014 में अपने इन्हीं 9 कामों के नहीं करने की वजह से बाहर हुई थी। अब नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो 9 सवाल किए हैं वो सवाल बोलो, आप उनको रटो, वो क्या बोले हैं और उनसे पूछो। जो तुम्हारी सरकार है 2014 में जो गई थी वही नहीं 9 सवालों की वजह से गई थी। वो कह रहे हैं बीजेपी यानी कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इन पर लागू होते हैं कांग्रेस पर। इन्हीं की वजह से 2014 में गए थे, इन्हीं के फिर उनको याद आ गई है इन्हीं पॉइंटों की, तो वो अपने गिरबान में जाके बागपत में आयोजित किसान पंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि शुगर मिल मालिक सरकार को, किसान नेताओं को, प्रशासन को पैसे देते हैं, इसी कारण गन्ने की पेमेंट नहीं होती। देश का लोकतंत्र खतरे में, कुछ लुटेरे पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरा कमेरा वर्ग लूट रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ने पर चडूनी ने कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का हूं। किसान की एक आंख खेत पर तो दूसरी संसद में होनी चाहिए। सत्ता से कानून बनता है और कानून से व्यवस्था बनती है। देश खतरे में का मेरा मतलब है कि यहाँ का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ कुछ लुटेरे पूरे देश को लूट रहे हैं और पूरा कमेरा वर्ग लूट रहा है। देश खतरे में का मेरा मतलब है कि यहाँ का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ कुछ लुटेरे पूरे देश को लूट रहे हैं और पूरा कमेरा वर्ग लूट रहा है। नारी शक्ति अधिनियम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। नारी शक्ति अधिनियम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर निशाना साधा, जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिया था और कहा कि उनके बयान का कोई महत्व नहीं है। सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है, रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। साथ में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि इससे मातृशक्ति में उत्साह है। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज मुझे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला। मातृशक्ति उत्साह से भरी हुई है। देश में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सबसे अधिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार। शिमला में लोकसभा चुनाव के लिए युवा कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष इस बैठक में शामिल नहीं हुए। लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट वोट पर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विनीत कंबोज ने इसे लॉन्च किया। इसके जरिए युवाओं से पहला वोट इंडिया को, जो इंडिया गठबंधन इंडिया को देने की अपील की जाएगी। साथ ही केंद्र की नीतियों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करे। जो भी हमारे युवा साथी अपना पहला वोट डालें, उनको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हम जोड़ सकें। तो पूरे देश के अंदर ये कैंपेन चलेगा। लगभग 15 करोड़ के आसपास जो पहले वोटर पूरे देश के अंदर वोटिंग करेंगे। तो इसके लिए युवा कांग्रेस पूरे देश में इस अभियान को चला रही है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं।